नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक क्लासेस में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं भारतीय संसद से संबंधित, भारतीय संसद पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ये उसका पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया, यानी कि संसद में कैसे एक विधेयक कानून का रूप लेता है, कितने चरणों से उसे गुजरना होता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है। और ध्यान रखें साथियों, ये साधारण विधेयक के संदर्भ में ये बातें लागू होती हैं, यानी कि जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है उसके संदर्भ में ये बातें लागू नहीं होती। तो हम सामान्य विधेयक की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना होता है। एक विधेयक कानून के लिए एक प्रस्ताव है। तो एक विधेयक क्या है? एक प्रपोजल है जो कि कानून बनाने के लिए लाया गया है और विधिवत अधिनियमित होने पर यह एक अधिनियम या कानून बन जाता है। विधेयकों को 4 प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। सरकारी विधेयकों और निजी सदस्यों के विधेयक की विधायी प्रक्रिया समान है। यानी सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री के, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो मंत्री लाता है, यानी सरकार के पक्ष का कोई व्यक्ति लेकर के आता है। और निजी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल उसे कहते हैं जो उस सदन का कोई भी सांसद बिल पेश कर सकता है, तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो इनकी प्रक्रिया पारित होने की समान ही है, कैसे वो कानून बनते हैं ये प्रक्रिया समान है। अब 4 प्रकार के विधेयक हमने पढ़े: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। इनको हम देख लेते हैं, संक्षेप में इस पर बात कर लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, अन्य विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हमने जब धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर क्या होता है इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, डिटेल में बताया है। तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा को उसमें बहुत ही सीमित शक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक सामान्य विधेयक को संसद में 5 चरणों से गुजरना होता है, अर्थात प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, द्वितीय सदन में विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकेंड रीडिंग होती है, उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, फिर वो बिल एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में वही प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है, उसी प्रक्रिया से, और अंत में दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। और यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो अधिनियम यानी कानून बन जाता है। अंत में विधेयक को इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है। तो ये इसकी अंतिम प्रक्रिया होती है। अब कौन कौन से विधेयकों के चरण हैं? विधेयकों के चरण धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के पारित होने के विभिन्न चरण इस प्रकार है। तो पहला है, हमने ऊपर 5 चरण अभी डिस्कस किए हैं, विधेयक का परिचय। इसमें उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ, यानी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी बिल तो उस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या इसका उद्देश्य है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और कारण यानी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसको कानून बनाने के लिए क्यों लाया गया, क्या कारण है इसके। तो उद्देश्य और कारण स्पष्ट उस विधेयक को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उल्लिखित होते हैं। तो इसमें उद्देश्य और कारणों के विवरण के साथ प्रस्तावित कानून के प्रावधानों जैसे विधेयक का परिचय शामिल है। और उद्देश्य कारणों के अतिरिक्त उसमें कानून के प्रावधान, क्या क्या प्रावधान होंगे, यदि यह कानून बनता है तो इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल होंगे, ये भी पहले ही चरण में जब विधेयक को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी जब बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, उद्देश्य, कारण और प्रोविजंस यानी प्रावधान। प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है। अगर वही बिल सरकारी सदस्य न ला करके, यानी कोई मंत्री न प्रस्तुत करे और कोई भी सांसद उसे प्रस्तुत करता है तो उसके लिए 1 महीने का नोटिस यानी प्रायर नोटिस देना अनिवार्य होता है, तभी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जा सकता है। और साथियों, यहाँ पर सरकारी विधेयक का जो टाइम पीरियड है नहीं लिखा है, तो उसका 1 सप्ताह होता है। अगर कोई सरकारी विधेयक यानी मंत्री द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में तो 1 सप्ताह पहले यानी 7 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। और प्राइवेट मेंबर के संदर्भ में 1 महीने का नोटिस। उसके बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है सदन में, तो उसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण के अंतर्गत इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रकाशन अनिवार्य है। विधेयक का पूरा स्थापन और राजपत्र में इसका प्रकाशन, ये विधेयक का प्रथम वाचन यानी फर्स्ट रीडिंग के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया आती है। राजपत्र में प्रकाशित होना,
और उसको पेश करना, ये फर्स्ट रीडिंग हम कहेंगे, यानी पहला चरण हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब दूसरा विधेयक का दूसरा वाचन यानी सेकेंड रीडिंग में क्या क्या बातें होती हैं? दूसरे पठन में यानी सेकेंड रीडिंग में विधेयक के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की जाती है और कोषाध्यक्ष और विपक्षी सदस्य विधेयक के समर्थन या विरोध में विचार देते हैं। यहाँ पर जितने भी उसके प्रिंसिपल्स हैं बिल के, उनमें डिटेल से चर्चा होती है। तो चर्चा यानी आम बहस कब होती है? द्वितीय वाचन के समय, सेकेंड रीडिंग के समय। पहले चरण में आम बहस नहीं होती है, बिल पर चर्चा नहीं होती विस्तार से। तो यहीं पर इसी दूसरे चरण के दौरान ही जो विपक्षी सदस्य होते हैं वो अपना समर्थन या विरोध अपना प्रकट करते हैं कि हम इस बिल के समर्थन में या विरोध में हैं, इस बिल के अंतर्गत ये बातें मान्य नहीं हैं, ये गलत है, जो भी प्रावधान जो भी उन्हें बहस करनी होती है करते हैं। दूसरे वाचन को 2 चरणों में बांटा गया है। सेकेंड रीडिंग को सब डिवाइड किया गया है, दोबारा से वर्गीकृत किया गया है 2 चरणों में। पहला है बिल के सिद्धांतों की सामान्य चर्चा, यानी जो भी बिल के प्रावधान है उस पर जो सामान्य चर्चा होती है, और दूसरा है क्लॉज, शेड्यूल और संशोधनों की चर्चा से संबंधित, यानी एक एक क्लॉज, कौन कौन से क्लॉज हैं, उनके सब क्लॉजेस क्या होंगे, उसके अंतर्गत कोई शेड्यूल है, कोई संशोधन होना है, जैसे कोई भी क्लॉज गलत है उसको बदलना है, तो इस पर पूरी तरीके से जो विस्तार से चर्चा होती है वो दूसरे चरण के दूसरे भाग में होती है। यदि विधेयक को चयनित समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाना है और इसी दूसरे ही चरण में डिसाइड किया जाता है कि इस बिल को क्या ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाना है या प्रवर समिति, क्या किसी कमेटी के पास भेजे जाने की आवश्यकता है, अगर ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती है तो दूसरे ही चरण में विधेयक को समिति के पास भेजा जाता है और उससे एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा नहीं कि समिति के पास चला गया तो अनिश्चित काल के लिए चला गया, एक डिसाइड होती है डेट, इस डेट के अंदर ही कमेटी अपनी रिपोर्ट उस बिल पे दे देगी। और जब वो कमेटी से वापस आ जाता है तो उसके बाद विधेयक पर खंड दर खंड यानी सेक्शन बाय सेक्शन, एक एक सेक्शन पर लंबी चर्चा होती है और इसमें पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है। और इसी दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं और ध्यान दीजिएगा इसी द्वितीय चरण के अंतर्गत ही एक एक जो क्लॉज होता है उस पर वोटिंग भी होती है, यानी जितने भी उस विधेयक के प्रावधान है उसके अंतर्गत जो भी उसमें क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, वो खंड दर खंड यानी एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग भी होती है। तो ये बहुत अहम प्रक्रिया है, मतदान भी यहीं आ जाएगा। फिर आता है विधेयक का तीसरा वाचन यानी थर्ड रीडिंग। तीसरा पठन अंतिम पठन है, ये लास्ट रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है। यह कमोबेश एक औपचारिक मामला है और बहुत ही फॉर्मल, इसमें फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं क्योंकि पहले बहस हो चुकी है, मतदान एक एक सेक्शन को लेकर के हो चुका है। तो बहस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति ही सीमित। तो तीसरा जो चरण है यानी थर्ड जो रीडिंग है उसमें बस केवल फॉर्मेलिटी बची होती है और यह केवल स्वीकृत या अस्वीकृत तक ही सीमित होता है कि वो बिल स्वीकार किया गया है सदन द्वारा या अस्वीकार किया गया है। विधेयक को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दें, जब पहले मैंने मतदान की बात की थी वहाँ पर एक एक क्लॉज को लेकर के चर्चा होती, फिर मतदान होता है। यहाँ पर पूरे विधेयक को पास करने के लिए मतदान होता है थर्ड रीडिंग में और इसे अस्वीकार या पूरी तरीके से स्वीकार किया। यहीं पर मतदान के द्वारा निर्धारित हो जाता है कि बिल स्वीकार हुआ है या अस्वीकार हुआ है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, जो लोग आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो यदि कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है सदन से तो उस केस में क्या होगा? क्या सरकार पर कोई फ़र्क पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई विधेयक सदन में गिर जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? अब देख लेते हैं फोर्थ स्टेज में क्या है? दूसरे सदन में बिल, अब एक सदन में यदि वो लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर वो विधेयक राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। तो दूसरे सदन में बिल जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से चरण से गुजरना होता है? तो एक सदन द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद इसे दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है, जहां उसे उसी प्रक्रिया से, जो सामान्य प्रक्रिया अभी हमने पढ़ी है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेम प्रोसेस दूसरे सदन में भी होता है, उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरे सदन के सामने 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से 4 विकल्प हैं? पहला है या प्रथम सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को पारित कर सकता है, जिस फॉर्म में यानी जिस रूप में वहाँ से पारित होकर के आया है, ये दूसरा सदन चाहे तो उसको पारित करके वापस भेज सकता है। दूसरा विकल्प है या विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर सकता है। अब दूसरे सदन में उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन किया जाना है, जिनके अगेंस्ट है,
दूसरा सदन तो संशोधन कर सकता है, संशोधन के साथ वोटिंग करके पारित कर सकता है और इसे पहले सदन में लौटा सकता है। तीसरा विकल्प होता है बिल को पूरी तरह से खारिज कर सकता है, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकता है कि बिल ठीक नहीं है। और चौथा विकल्प होता है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है और इस प्रकार विधेयक को लंबित रख सकता है। और आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि सामान्य यानी साधारण विधेयक के संदर्भ में दूसरे सदन को 6 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, वो अपने पास लंबित रख सकता है। 6 महीने के अंतर्गत उसे पारित करना होता है। अगर 6 महीने में पारित नहीं होता है और इसमें आवश्यकता होती है, अगर दोनों में गतिरोध पैदा होता है, तो फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो हम अभी आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो 4 विकल्प होते हैं। अब आगे देखिए, यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा भी पारित हो जाता है या प्रथम सदन दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत होता है, तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेज दिया जाता है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, अब अगर एक्सेप्ट कर लिया, कुछ संशोधन करके पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो वो एक्ट बन गया। अब अगर अस्वीकार कर दिया दूसरे सदन ने, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या इसे दूसरे सदन द्वारा बिना किसी कार्रवाई के 6 महीने के लिए अपने पास रखा जाता है, अभी मैंने बताया भी था, या प्रथम सदन द्वारा दूसरे सदन के सुझाए गए संशोधनों से असहमत, यानी पहला सदन जो है दूसरे सदन से जो संशोधन है उनसे असहमत है, तो फिर वहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और यदि संयुक्त बैठक में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत विधेयक को पारित करता है तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक में जो बिल होता है वो किस बहुमत से, क्या साधारण बहुमत से पास होता है कि विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास होता है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए होते हैं। तो यहाँ पर साधारण बहुमत की बात की गई है। जितने भी उपस्थित हैं, जो मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका साधारण बहुमत ही यहाँ पर माना जाता है, विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त है। और अंतिम चरण है राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, चाहे वो एकल यानी एक एक करके अलग अलग सदन में पास हुआ हो या फिर संयुक्त बैठक में, तो जब विधेयक राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के सामने पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? पहला, वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, वो साइन कर देगा तो तुरंत एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और दूसरा विकल्प होता है वह अपनी सहमति रोक सकता है, चाहे तो वो अपनी सहमति न दे। और तीसरा विकल्प होता है वह विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यानी रिकन्सिडरेशन के लिए वो वापस भी भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लेते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और इसे दोनों सदनों द्वारा फिर से पारित कर दिया जाता है, तो दूसरे पारित होने के बाद, यानी दोबारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है। उसके बाद राष्ट्रपति विवश है हस्ताक्षर करने के लिए, फिर वो वापस नहीं कर सकता है, उसको करना ही करना पड़ेगा। चूंकि संविधान राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं प्रदान करता है, वह विधेयक को बिना किसी कार्रवाई के अपने कार्यालय में रख सकता है और इसे अधिनियम बनने से रोक सकता है। जब आप वीटो पढ़ते होंगे तो उसमें जे भी वीटो पढ़ते होंगे, कोई भी विधेयक पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को कोई समय सीमा संविधान प्रदान नहीं करता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे अपनी जेब में पड़ा रहने दे, यानी वो चाहे तो उसमें सहमति दे, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकता है, और वो इस प्रकार से विधेयक अधिनियम कभी बन नहीं पाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसके अंतर्गत आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। संसद में विधायी प्रक्रिया, कैसे कोई भी विधेयक एक कानून का रूप धारण करता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा, सबसे पहले तो मैं बता दूं 4 तरीके के विधेयक होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो जो प्रक्रिया आज हमने डिस्कस की है वो सामान्य विधेयक के संदर्भ में लागू होती है। तो उसके 5 चरण होते हैं: फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ रीडिंग में जाता है दूसरे सदन में बिल, और लास्ट में जो 5th स्टेज है उसमें प्रेसिडेंट की असेंट के लिए बिल को भेजा जाता है। इस प्रकार वो अधिनियम बन जाता है। तो 5 चरण मैंने आपको एक एक करके यहाँ पर बताए हैं, आप लोग को ध्यान होगा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।